स्वागत है आपका उत्तराखंड प्रीवियस पेपर सीरीज में। आज का पेपर होने वाला है हमारा बहुत महत्वपूर्ण। उत्तराखंड में जितने भी हमारे प्रीवियस पेपर हुए हैं उनसे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को उठाया गया है और जो भी क्वेश्चन होता है हमारा पूरी डिटेल में सोल्व करते हुए चलते हैं कि भविष्य में उससे कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। यदि आप पहली बार आए हो तो आप एक बार प्रीवियस पेपर देखो, अन्य जो कराए गए हैं पूरी डिटेल के साथ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें अपने नंबर काउंट करते हुए चलना, कितने नंबर बनते हैं और ये देखना अपना कौन सा टॉपिक खराब है या कौन सा टॉपिक अपना ज्यादा अच्छा है। जो खराब है उसमें अपना वर्ग करते हुए चलते हैं। तो शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास भ्रष्टाचार पर आधारित है? 4 उपन्यास दे दिए गए हैं, रंगभूमि, सोजे वतन, गोदान और नमक का दरोगा। और पूछा गया कौन सा भ्रष्टाचार पर आधारित है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में जो आपको जानकारी याद रखनी है कि इनका संबंध पूछा जाता है कहां से है, तो इनका संबंध बनारस से था। 1880 बनारस में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद आपको याद रखना 1936 में इनकी बनारस में ही मृत्यु हो जाती है। तो मुंशी प्रेमचंद का संबंध कहां से? बनारस से है। जबकि इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है तो वास्तविक नाम था इनका धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय है। जबकि जब कभी ये उर्दू में रचनाएं लिखते थे या उर्दू में उपन्यास लिखते थे तो किस नाम से लिखते थे? नाम याद रखना, नवाब राय। नवाब राय। तो नवाब राय कब नाम आता है इनका? जब ये कोई भी उपन्यास या अपनी कहानी किस चीज में लिखते थे? उर्दू में। जबकि वास्तविक नाम पूछा जाए तो बताना धनपत राय इनका वास्तविक नाम है। उसके बाद नेक्स्ट मुंशी प्रेमचंद के बारे में जो आपको हमेशा याद रखना है कि इन्हें उपन्यास सम्राट, उसके बाद कहानी का सम्राट और उसके बाद कथा सम्राट, इन तीनों का क्या बोला गया है? मुंशी प्रेमचंद जी को सम्राट बोला गया है। इसके अलग कलम का जादूगर, कलम का जादूगर, कलम का जादूगर, कलम का सिपाही, ये भी किसे बोला गया है? मुंशी प्रेमचंद जी के ये उपनाम है, आपको याद रखना। उपनाम अलग है और वास्तविक नाम अलग है। अब बात कर लेते हैं जिसके लिए मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है उपन्यास के कारण। तो इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो याद रखना एक आपका प्रेमा उपन्यास आता है जो इनका पहला उपन्यास है। पूछा जाए मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास तो बताना प्रेमा इनका पहला उपन्यास है। उसके अलावा जो आपको याद रखना है कायाकल्प, कायाकल्प, उसके बाद सेवा सदन, सेवा सदन, सेवा सदन के बाद जो आपको याद रखना है प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय। उसके बाद नेक्स्ट निर्मला, निर्मला के बाद गोदान जो कृषकों पर आधारित है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना। उसके बाद गबन, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, वरदान, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक चीज और याद रखनी है, इनकी महत्वपूर्ण कहानी आती है, जैसा आती है सोजे वतन, कहानी है सोजे वतन, और ये ऐसी कहानी है जिस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी पर प्रतिबंध लगाया था? बताना सोजे वतन। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी। उसके बाद 2 बैलों की कथा, 2 बैलों की कथा। उससे अलग जो आपको महत्वपूर्ण चीजें इनकी याद रखनी है, एक आती है पूस की रात। तो ये सारी विशेषता किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की है, आपको याद रखना। अब इससे अलग कुछ और पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं कि याद रखना है। एक तो है माधुरी, क्या नाम है? माधुरी। उसके बाद नेक्स्ट हंस, माधुरी, हंस। उसके बाद जागरण, माधुरी, हंस और जागरण। उसके बाद मर्यादा। ये जो चारों हैं ये क्या है? तो ये इनके पत्र हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के पत्र बताना माधुरी, हंस, जागरण और मर्यादा है। उसके बाद इनका एक अधूरा उपन्यास आता है जिसका नाम है मंगलसूत्र। तो पूछा जाता है
इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो बताना मंगलसूत्र। मंगल सूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। इसे पूरा कौन करता है, इनके बेटे का नाम याद रखना अमृत राय, उनके द्वारा ये पूरा किया जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में ये विशेषताएं हैं, आपको याद रखना है। जन्म कहाँ हुआ है, बनारस, मृत्यु बनारस, उपनाम बहुत ज्यादा है, वास्तविक नाम भी है। बाकी जो पूछे जाते हैं इनके उपन्यास और कहानी कई बार एग्जामों में आती रहती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भ्रष्टाचार पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नमक का दरोगा। नमक का दरोगा जो है इनका भ्रष्टाचार पर आधारित महत्वपूर्ण उपन्यास है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा दिया गया है। ये हमारा इस तरह से अपना फॉर्मेट है कि एक क्वेश्चन को अपना पूरा सोल्व करते हुए चलो, जिससे गलत क्वेश्चन ना हो। क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है, और क्या दे दिया गया है। इसमें पूछा गया है भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट कहां से प्रकाशित किया गया था। द बंगाल गजट कहां से प्रकाशित किया गया था, उसके बारे में याद रखना। प्रकाशित कब किया गया था, तो प्रकाशित किया गया था 1780 में। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो व्यक्ति का नाम आता है जेम्स अगस्त हिक द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। कहां से प्रकाशित किया गया था, तो याद रखना ये आपका कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। उसके बाद ये तो सभी को पता है, द बंगाल गजट हमारा पहला समाचार पत्र था। क्वेश्चन पूछा जाता है इसका विषय क्या था, ये किस पर आधारित था, तो बताना ये आपका ब्रिटिश कंपनियों की, ब्रिटिश कंपनी की बुराई के लिए प्रकाशित किया गया था। किसके लिए, ब्रिटिश कंपनी जो भी गलत कार्य करती थी उन कुरीतियों को उजागर करता था द बंगाल गजट। कहां से प्रकाशित किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो बता देने प्रकाशित किया गया था कोलकाता से। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पत्रकारिता से क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है सुरसरिता किसका पर्यायवाची शब्द है। क्या पूछा है, सुरसरिता के बारे में पूछा है, किसका पर्यायवाची शब्द दिया गया है। कई बार रिपीट होते रहते हैं, और ये रिपीट ही क्वेश्चन है, जितने भी हमारे क्वेश्चन है सब रिपीट है। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, पहला नदी, उसके बाद गंगा, यमुना, सरस्वती। है तो किसी नदी का ही, और महत्वपूर्ण नदी है, किस नदी का है, हमारा सुरसरिता पर्यायवाची। अब बात कर लेते, देखो अगर होता सिर्फ सरिता, क्वेश्चन होता सरिता किसका पर्यायवाची है, सिर्फ सरिता, तो ये हो जाता हमारा नदी का। लेकिन इसके आगे जोड़ दिया गया है सुर, सुर अर्थात देवता। ये पूछा गया देवताओं की नदी किसे बोला गया है, तो देवताओं की नदी किसे बोला गया, हमारा गंगा को बोला जाता है देवताओं की नदी। गंगा के बारे में अन्य चीजें जो महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम में आती रहती है, जैसे गंगा के और नाम भी पूछे जाते हैं, एक बार देख लेते हैं महत्वपूर्ण नाम, जैसे भागीरथी, गंगा का ही नाम है भागीरथी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है जाह्नवी, उसके बाद देवपगा, देवपगा अर्थात देवों के पैरों से निकली है। उसके बाद देव नदी, देव बहुत जगह आता है, देव नदी देवताओं की नदी। उसके बाद नेक्स्ट त्रिपतगा, त्रिपत और गा, त्रिपतगा। उसके बाद सुरधुनी, सुरधुनी, सुरधुनी जो देवताओं से संबंधित है, सुर होता है देवताओं का पर्यायवाची। उसके बाद अमृत तरंगनी, अमृत तरंगनी। उसके बाद विष्णुपदी, विष्णुपदी किसके पैरों से निकली है, तो बताना विष्णुपदी, विष्णु के पैरों से। उसके बाद देवधुनी, सुरधुनी भी है, देवधुनी भी है। उसके बाद ध्रुव नंदा, ध्रुव नंदा, ये सब किसके पर्यायवाची है, तो याद रखना ये हमारे गंगा के पर्यायवाची है, महत्वपूर्ण है। देवों की नदी बोला जाता है। वो क्वेश्चन क्या पूछा था, सुरसरिता किसका पर्यायवाची शब्द है, तो किसका ये आपका गंगा का पर्यायवाची है। भागीरथी, अलकनंदा, जाह्नवी, देवपगा, देवनदी, त्रिपतगा, सुरधुनी, अमृत तरंगनी, उसके बाद विष्णुपदी, देवधुनी और ध्रुव नंदा, सब किसके हैं, तो गंगा के पर्यायवाची है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
यमुना के नहीं, गंगा के। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है, क्या पूछा है इसमें? यदि उसने पढ़ाई की होती, कोमा लगा हुआ है, यदि उसने पढ़ाई की होती पास हो जाता। यदि उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता, और नहीं की होती तो नहीं होता। इसका मतलब यह है एक वाक्य दूसरे वाक्य पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर जो प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है, ये किसकी परिभाषा है? तो ये होती है हमारे मिश्र वाक्य की परिभाषा। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, ये आपको याद रखना है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है? आश्रित होता है, ये परिभाषा है मिश्र वाक्य की। जबकि संयुक्त वाक्य की क्या होती है? इसमें दो वाक्य आते हैं, दो वाक्य आते हैं और दोनों वाक्य क्या होते हैं? आपके स्वतंत्र होते हैं। दो वाक्य आते हैं और दोनों वाक्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, दोनों की परिभाषा है। जबकि साधारण में क्या होते हैं? इसमें कर्ता एक कर लो, दो कर लो, तीन कर लो या 10 कर लो। कर्ता कितने भी हो सकते हैं, परंतु क्रिया क्या होती है? क्रिया एक ही होती है, क्रिया एक ही होगी, कर्ता अनेक हो सकते हैं। ये साधारण वाक्य की हमारी परिभाषा है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो दिया गया था, यदि उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर भी है, और पहचान के लिए कोमा भी आया है। कोमा किस वाक्य में आता है? तो याद रखना ये हमारा मिश्र वाक्य में आते हैं। कोमा आपको याद रखना किस वाक्य में आता है? अधिकतम, लेकिन 100% नहीं है, याद रखना। उसके बाद आपको याद रखना इससे अलग वाले कुछ शब्द हैं जो की शब्द होते हैं, जैसे की, वह, उसे। की, वह, उसे, उसके बाद तो, और तो के बाद तक, उसके बाद यदि, यदि के बाद क्योंकि, क्योंकि के बाद जब तब, जब और तब दोनों एक साथ, जय वाले सब इसमें आ जाते हैं। जितना उतना, जितना उतना, जब तब, जितना उतना, जैसे वैसे, जैसे वैसे, ये सब किसमें आते हैं? हमारे मिश्र वाक्य में आते हैं। इससे अलग जो आपको याद रखना है, इसी के साथ आपको ऐड कर लेना है, जो हमारे होते हैं संयुक्त वाक्य। इसकी पहचान के लिए कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे आएगा बीच में और, जैसे सोहन दिल्ली गया और मोहन मुंबई गया, एक दूसरे वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, जबकि दो वाक्य है। उसके बाद आता है तथा, उसके बाद इसलिए। ये कुछ शब्द होते हैं आपको याद रखना है, जैसे एवं, फिर आएगा या, अथवा। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने होते हैं। अतः, पर, उसके बाद किंतु, परंतु। आप इन्हें पहचान लो। ये जो हमारा पूरा टॉपिक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 होते हैं, एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। उसके बाद देखते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपके सामने आया है, बताना है कौन सा आंसर होगा। क्या पूछा है? शुद्ध वाक्य बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से हमें एक शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा हमारा शुद्ध वाक्य होने वाला है। युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध मनाया जा रहा है। तो मनाया वाला तो बिल्कुल 100% ही काट दोगे, या इसमें भी हो सकता है कुछ ए बी सी में से हो सकता है। आप बताओ। युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। अब बताओ कौन सा होगा? ए होगा या सी होगा? युद्ध लड़ा जा रहा है या युद्ध हो रहा है? तो युद्ध होता है, लड़ा नहीं जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। युद्ध हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट वाक्य है। ये हमारा शुद्ध वाक्य वाले टॉपिक है जो अब जोड़े गए हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, अच्छे से करना। जिसे लगता है कि ब्राह्म चिन्ह अच्छे से और वो पहचान लेते और कर लेते हैं, वो आप यहां पर कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया है ब्राह्म चिन्ह से। ब्राह्म चिन्ह के बारे में जो हमारे क्वेश्चन बनते रहते हैं कि ब्राह्म चिन्हों की कुल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितने होते हैं ब्राह्म चिन्ह? 20 होते हैं। ब्राह्म चिन्ह किस भाषा से लिए गए हैं? तो बताना। ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग हमने अंग्रेजी भाषा से लिया है, अर्थात इन्हें लिया है। जबकि जो पूर्ण विराम होता है, जो हमारा
पूर्ण विराम चिन्ह होता है, इसका प्रयोग हम अंग्रेजी में नहीं करते। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग आपका अंग्रेजी में नहीं किया जाता, बताना, पूर्ण विराम का। अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। नहीं पहचान लेना, नहीं बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं जो दिया गया है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। क्या इस वाक्य में कहीं भी कोई विराम चिन्ह आना था या नहीं आना था? अब बताओ। देखो यहां तक दिया गया है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं, यहां पर आपका कोमा आना था, क्योंकि क्षण भर का ठहराव होता है तब हम एक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत दिया गया है। उसके बाद देखते हैं दूसरा, वह दूर से, फिर कोमा, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। वह दूर से बहुत दूर से, और दूर से के बीच में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन के बीच में हमारा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बी तो बिल्कुल सही है, अभी तक ए ही गलत हुआ है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो दिया गया है, सुनो सुनो वह गा रही है। तो सुनो सुनो वह गा रही है, दो विराम चिन्ह एक साथ हमारे नहीं आ सकते हैं, तो सी भी गलत हो जाएगा। तो ए और जो दिया गया है हमारा सी, ये गलत है, और यही पूछा था कौन सा उचित नहीं है, तो ए और सी गलत दिए गए हैं, जबकि बी हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। तो विराम चिन्ह से आपके सामने है, जितने भी क्वेश्चन है हमारे सब प्रीवियस पेपर है, आप देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे 20 विराम चिन्ह है। आपको एक चीज और बतानी है, जब विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछा ही गया और अच्छा विराम चिन्ह था, तो आपको यह बताना है ऐसा विराम चिन्ह इन 20 में से कौन सा विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग हम अपना हिंदी भाषा में नहीं करते। जबकि विराम चिन्ह हम हिंदी में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सा विराम चिन्ह हमारा जिसका प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते, कमेंट बॉक्स में इसका आपको जवाब देना है, अगर आपको लगता है विराम चिन्ह आपके अच्छे हैं तो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो परिभाषा पूछी गई है और क्रिया के आधार से क्वेश्चन पूछा गया है। मूल अकर्मक, जो अकर्मक क्रिया होती है, मूल वास्तविक रूप से मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? अब बताइए, जब कभी हम अकर्मक क्रिया में अपना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उससे बनने वाली क्रिया हमारी क्या कहलाती है? ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। पहले दिया गया है संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, उसके बाद जो दिया गया है साधित सकर्मक धातु या समस्त धातु क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या है इसमें आप समझना, देखो याद रखना क्योंकि आता रहता है। जब कभी जो हमारी मूल अकर्मक क्रिया होती है उसमें हम क्या जोड़ देते हैं? प्रत्यय जोड़ देते हैं। बस इतना क्वेश्चन है, जब हम मूल अकर्मक क्रिया में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? जो धातु है, तो बताना उन धातु को कहते हैं हम साधित सकर्मक धातु बन जाती है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8। मुहावरा है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा गया है और रिपीट है। ये क्या है? विहंग दृष्टि क्या होती है? गहरी नजर, उसके बाद तीखी नजर, मंद नजर या सरसरी नजर। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जो होती है हमारी विहंग दृष्टि वो होती है सरसरी नजर। क्वेश्चन बताओ कौन सा होगा हमारा? क्या दिया गया? इलाहाबादी अमरूद स्वादिष्ट होते हैं। जी सर, बहुत स्वादिष्ट होते हैं इलाहाबादी अमरूद। पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध अमरूद होते हैं इलाहाबादी अमरूद। इलाहाबादी अमरूद स्वादिष्ट होते हैं में इलाहाबादी किस प्रकार का विशेषण है? इलाहाबादी अमरूद स्वादिष्ट होते हैं में इलाहाबादी हमारा किस प्रकार का विशेषण है? इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। यहां इलाहाबादी है, इलाहाबादी से अलग भी हो सकता है, जैसे आप इसकी जगह गुजराती भी कर सकते हो। इलाहाबादी होगा, उसके बाद गुजराती कर सकते हो, भारतीय भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जहां कहीं भी आपको ये शब्द मिल जाए, जैसे दिया गया है इलाहाबादी, इलाहाबादी, ठीक है, उसके बाद हो जाता बनारसी या हो जाता भारतीय, जो आता हमारा भारतीय। भारतीय की जगह अगर हो जाता अमेरिकी,
अमेरिकी, अमेरिकी से अलग जैसे हो जाता आपका पंजाबी। तो ये जो शब्द हैं जो आपके एक क्षेत्र को बता रहे हैं, किसे बता रहे हैं, ये आपके एक क्षेत्र को बता रहे हैं, और क्षेत्र क्या होता है हमारा, स्थान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इलाहाबादी किस प्रकार का है, ये हमारा स्थानवाचक है। अब इलाहाबादी हो, पंजाबी हो, बनारसी हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, गुजराती हो, कुछ भी हो सकता है वो। तो इससे क्या पता चलता है कि स्थान का पता चलता है। जबकि रंग में क्या होता है, देखो अगर होता ना काला पीला, जैसे रंग होता तो हमारा काला होता, पीला होता, काला पीला सफेद लाल चमकीला, कुछ भी होता तो हमारा रंग हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है दशा, अगर देखो दशा में होता ना तो होता मोटा पतला, मोटा पतला। जब आप गुणवाचक विशेषण पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आते हैं ये रंग, स्थान, दशा, दिशा सब। ठीक है, तो दशा याद रखना, दशा क्या होती है, जैसे मोटा पतला सूखा गीला गरीब अमीर, सब क्या हो जाते हैं हमारे, दशा हो जाते हैं। ठीक है, दिशा क्या हो जाती है हमारी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमारी दिशा हो जाती है। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने नहीं करे तो आप करके जाना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुणवाचक विशेषण के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद रखना। इसका आंसर इलाहाबादी अमरूद स्वादिष्ट होते हैं, इलाहाबादी किस प्रकार का विशेषण है। अब बताना, ये हमारा स्थान बताता है एक, कि कहां के प्रसिद्ध है, इलाहाबाद के। क्या पता चला कि स्थान का। अब देखो अगला क्वेश्चन आया हमारा अलंकार से, और क्या दिया गया है इसमें, वह मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें 2 बार मनुष्य आया है, और किसमें होते हैं हमारे शब्द रिपीट, आप बता सकते हो, अनुप्रास, यमक, श्लेष और रूपक। तो अनुप्रास में तो हमारे वर्णों की आवृत्ति होती है, तो अनुप्रास नहीं होगा। यमक हो सकता है। श्लेष में क्या होता है, एक शब्द एक बार आता है, एक शब्द एक बार आता है, एक शब्द एक बार आता है, और उसके भिन्न क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। रूपक में क्या होता है, रूपक में तो आरोप लगाया जाता है और योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जबकि बचा कौन सा हमारा, यमक अलंकार हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अलंकार के बारे में आपको याद रखना है कि अलंकार की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो अलंकार की परिभाषा देने वाले व्यक्ति हैं आचार्य दंडी। अगर पूछा जाए अलंकार की परिभाषा, किसने अलंकारों को सिद्ध किया था परिभाषा के आधार पर, तो बताना परिभाषा दी थी आचार्य दंडी द्वारा। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति थे ये, किसके दरबार में रहते थे, तो ये रहते थे आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय के, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे आचार्य दंडी, जो अलंकार की परिभाषा देते हैं। और आपको याद रखना है इनकी महत्वपूर्ण रचना आती है 10 कुमार चरित्र, महत्वपूर्ण रचना है आचार्य दंडी की। जबकि अलंकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाता संस्थापक बताओ, अलंकार का संस्थापक किसे बोला जाता है, तो अलंकार का संस्थापक आता आपका आचार्य वामन। आचार्य वामन को क्या कहते हैं, अलंकार का संस्थापक बोला गया है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, अनुप्रास की बात हो रही है तो बताना अनुप्रास अलंकार के हमारे कितने भेद होते हैं, अनुप्रास के 5 होते हैं, 5 भेद होते हैं अनुप्रास के। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए यमक के कितने भेद होते हैं, जो हमारा आंसर है इसके हमारे 3 भेद होते हैं। श्लेष अलंकार के कितने होते हैं, तो बताना श्लेष अलंकार के हमारे 2 भेद होते हैं। उसके बाद रूपक के कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। ये अलंकारों की विशेषता है, आपको याद रखना, एडवांस रहना जरूरी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप पेपर के पीछे चलोगे, आगे चलना जरूरी है। एक अपडेट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा गया है, क्या लिखा है, निस्हाय में उपसर्ग किस भाषा का है। भाषा पूछिए, ये नहीं पूछा क्या उपसर्ग है, किस भाषा का उपसर्ग है। इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं जो हमारे पूछे जाते हैं कि किस भाषा का हमारा उपसर्ग होने वाला है। दिए गए हैं हिंदी, उसके बाद संस्कृत, उर्दू और उसके बाद जो दिया गया आपका हिंदी संस्कृत उर्दू, ये पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना, कल के दिन में क्वेश्चन पूछा जाए हमारा संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं और उर्दू में कितने होते हैं। तो जो दिया गया है हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं हमारे 13 होते हैं,
संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं हमारे? संस्कृत में 22 होते हैं। उसके बाद उर्दू में कितने होते हैं? 19 होते हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण उपसर्ग जो दिए गए हैं हमारे, आपको याद रखना, पहला आता सिर्फ ए, महत्वपूर्ण है याद रखना, क्योंकि जो संस्कृत में पढ़ेंगे इसमें आ आएगा। तो ए सिर्फ किस में आता है? हिंदी में, और आ किस में आता है? संस्कृत में। उसके बाद देखते हैं हिंदी में, फिर आता है आपका अन्न, आ दिया गया है, उसके बाद अन्न दिया गया है, अन्न के बाद आपको याद रखना अध, जो अध पका होता है, उसके बाद होता है उन, उनके बाद होता है आपका औ, अब, ये हमारे पिछले पेपर में पूछा गया था, अब। उसके बाद याद रखना भर, भर पेट वाला। नेक्स्ट एक एक शब्द आएंगे, जैसे कु, फिर आएगा नी, उसके बाद आएगा आपका सु, कु नी सु, उसके बाद आएगा आपका जो दिया गया है दु। तो ये शब्द आते हैं हमारे हिंदी के, जबकि संस्कृत में क्या दिया गया है? पहला हमारा आ दे दिया गया है, जबकि ए आए तो किसमें होगा? हिंदी में। आए तो संस्कृत का होता है। उसके बाद जितनों पर भी हलंत लगा हुआ होता है, जैसे लिख दिया हमने निर, हलंत, ठीक है। उसके बाद निस, हलंत के साथ, जितने भी हलंत वाले होंगे सब हमारे संस्कृत के होते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं, आपको याद रखना है। जैसे प्रति, प्रति के बाद प्र, उसके बाद अभी, अभी के बाद परा, परा के साथ परी, नेक्स्ट अनु, उत, हलंत वाला है, आप संस्कृत लगा देना आराम से। उसके बाद देखते हैं जो हमारा उर्दू का महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे आता है गैर, उसके बाद आता है दर, ना, ला, फिल, फिल के बाद बे, बद, बर, उसके बाद दिया गया है सर, सरताज वाला। नेक्स्ट खुश, दर, एन, और उसके बाद बिल। तो ये महत्वपूर्ण हमारे उपसर्ग हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाए उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, भेद भी पूछे जाते हैं उपसर्ग के भेद, तो बताना 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यही बताना, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। और जो उर्दू के अंतर्गत हमारे अरबी फारसी आ जाते हैं, जो अरबी और हमारे फारसी होते हैं, ये उर्दू के ही अंतर्गत आ जाते हैं। ये उपसर्ग है। आज जो क्वेश्चन पूछा गया है, निस साय में कौन सा हमारा उपसर्ग होने वाला है, किस भाषा का? तो ये हमारा निस हो जाएगा। किस भाषा का दिया गया है? संस्कृत भाषा का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। पहचान है, इन्हीं में से क्वेश्चन आते, आप एक बार देखो व्यवस्था के साथ, फिर कुछ बाहर नहीं जाने वाला है पूरी हिंदी में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12, और क्या दिया गया है इसमें? हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा, अनुस्वार और विसर्ग क्या है, ये आपके क्या मानना चाहते हैं हम इसे? तो ये जो होते हैं हमारे आयोग भाव होते हैं, न स्वर न व्यंजन, क्या होते हैं? आयोग भाव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई टाइम अपना वेस्ट नहीं करते। उसके बाद जो मेन चीज है, आयोग भाव की परिभाषा याद रखनी है। क्या परिभाषा होती है? तो ऐसे ध्वनि याद रखने आपको, ऐसी ध्वनि जो ना तो स्वर हो और ना व्यंजन हो, ना स्वर और ना व्यंजन, ऐसी ध्वनि जो ना स्वर हो ना व्यंजन क्या कहलाती है? तो बताना आयोग भाव कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, आयोग भाव का जन्म कहां हुआ है? इनका जन्म हुआ था संस्कृत में। कहां जन्म हुआ है? संस्कृत में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। हिंदी वर्णमाला में जो दिए गए क्या होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग हमारे आयोग भाव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा दिया गया है और वर्णमाला से क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बतानी है, कितनी हमारी व्यंजनों की संख्या होती है। देखो, व्यंजनों की संख्या भी बतानी है, उसके बाद व्यंजनों के प्रकार भी बताने हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी, जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजनों को एक तो हम किस नाम से जानते हैं? इसे ही हम परतंत्र कहते हैं। व्यंजनों का अन्य नाम परतंत्र है, और जबकि हम इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? हल कहते हैं। तो परतंत्र और आपका हल किसके नाम है? तो बताना ये हमारे व्यंजनों के नाम है, ठीक है। कहीं आपको मिल जाए आप इन्हें लगा देना। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रकार की। व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं? तो बताना इनके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहले होते स्पर्श व्यंजन, दूसरे होते अंतस्थ व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन और लास्ट होता हमारा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। अब 3 प्रकार में जो आपको याद रखना है, पहला जो हमारा दिया गया है स्पर्श व्यंजन, इनकी कितनी संख्या होती है तो बताना। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। अंतस्थ ये 4, ऊष्म संघर्षी 6 और है हो जाते हैं, टोटल हो गए ये भी आपके 4। तो एक टोटल मिल जाते हैं हमारे, और ये टोटल मिलकर कितने बने? 25, 4 29 और 4 हो गए 33। तो ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताओ, तो हमने बताया 33 होती है। अब इससे अलग की जो आपको कहानी याद रखनी है कि जो हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन, क्या पढ़ते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो हमारे 4 होते हैं, जो आपके कौन कौन से? श्रेय, त्रय, ज्ञानी और आपका श्रेय। इन्हें हम प्रकार में शामिल नहीं करते, क्योंकि देखो आप ऊपर देखो हमने कितने प्रकार लिखे, तो प्रकार में लिखा हमने 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म संघर्षी। जबकि संयुक्त व्यंजन ना तो प्रकार में काउंट किए गए हैं, प्रकार में 3, जबकि संख्या 33 है, तो 33 में 25, 4 और 4, तो ये हमने काउंट नहीं किए। ऐसा क्यों? बात है ऐसा क्यों, इनके साथ इतना अन्याय क्यों? क्या संयुक्त व्यंजन हमारे व्यंजन के परिवार के नहीं है? तो बताना व्यंजन के प्रकार परिवार के तो हैं, लेकिन होता क्या है, हम इनका प्रयोग पहले कर चुके हैं। ऐसा कैसे कर चुके हैं? जो हमारा कक्षा वाला 6 है, इसका प्रयोग हम कै में कर चुके हैं, और फिर उसके बाद हम सै में कर चुके हैं। तो कै जो है हमारा, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है, और जबकि सै जो है हमारा, ये आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। तो इनका प्रयोग हम पहले कर चुके होते, इस कारण इनका प्रयोग हम ना प्रकार में करते और ना ही अपना संख्या में करते हैं। अब देखो जैसे तय है, तो तय हमारा तय और रै से आ जाएगा, तो तय और रै का प्रयोग हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक, उसके बाद जो हमारा ज्ञानी दिया गया है, इसमें क्या हमारा जय का प्रयोग हम पहले कर चुके हैं, और उसके बाद हम अय्या का प्रयोग भी कर चुके हैं। उसके बाद श्रेय दिया गया है, सै का प्रयोग भी कर चुके हैं और हम रै का भी कर चुके हैं। तो इनका हम प्रयोग कर चुके होते, इस कारण ना तो हम संयुक्त व्यंजनों को प्रकार में काउंट करते हैं, ठीक है, ना प्रकार में, और ना ही करेंगे इनकी संख्या में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। संयुक्त व्यंजन का एक और नाम आता है, आपको याद रखना, इसे विजातीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजातीय व्यंजन कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14। आसान है, आपको बताना है क्या दिया गया है। देश की आजादी के लिए बहुत शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं, बिल्कुल सही है। देश की आजादी के लिए बहुत शहीदों ने कुर्बानियां दी है। इस वाक्य में कुर्बानियां में कौन सी संज्ञा होगी? क्वेश्चन पूछा गया है कुर्बानियां में कौन सी संज्ञा हमारी होगी, ये पूछा गया है। क्या होगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक, या इसमें से कुछ नहीं होगी? आप बताइए। देखो क्वेश्चन पूछा गया है संज्ञा से। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। आपने जहां से भी पढ़े हो कोई बात नहीं, अच्छी चीज है, बस आपको एक चीज याद रखनी है, तसल्ली के साथ सुन लेना है, चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, और इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट हो जाएंगे। दुनिया में जितने भी नाम होते हैं सब हमारे संज्ञा होते हैं, और संज्ञा हमारी क्या होती है? विकारी होती है। क्या होती है? विकारी होती है, ये आप पढ़ते हो, लेकिन आपको ये भी याद रखना है, जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये क्या है? ये अविकारी होती है। अगर बात करेंगे संज्ञा की तो विकारी है, जबकि व्यक्तिवाचक पे जाएंगे तो अविकारी हो जाती है, ये आपको याद रखना है। इससे अलग जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारी संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो हम बताते हैं संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है संज्ञा के विकारक तत्व। संज्ञा के विकारक तत्व, संज्ञा के विकारक तत्व कितने होते हैं? पूछा जाए संज्ञा के विकारक तत्व तो बताना 3 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के भेद बताने। उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के भेद तो होते हैं 3। अब इन्हीं की परिभाषा है, आपको याद रखना है। पूछा जाए जो भेद होते हैं हमारे कितने होते हैं? हमने 5 लिखे थे। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक जो होता है। दूसरा होता है जाति, पहला व्यक्ति, दूसरा जाति, तीसरा द्रव्य, चौथा समूह, और लास्ट हमारा अदृश्य जिसे बोलते हैं भाववाचक। विकारक तत्व जो होते हैं हमारे, इसमें होते हैं एक तो लिंग आता है, दूसरा होता है वचन, लिंग वचन, और तीसरा होता है कारक।
ये हमारे इसके विकारक तत्व होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमारी संज्ञा होती है 3 प्रकार की। पहली होती है रूढ़, दूसरी होती है यौगिक और तीसरी होती है आपकी योग रूढ़। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर 3 लगा देना, विकारक तत्व 3 लगा देना, उसके बाद पूछा जाएगा सिर्फ भेद है तो बताना 5। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखते हैं जो दिया गया है, देश की आजादी के लिए बहुत शहीदों ने कुर्बानियां दी है, इसमें कुर्बानियों में कौन सी संज्ञा है। अब कुछ ने लगा दी होगी आपकी भाववाचक संज्ञा, तो मैं आपको बता देता हूं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, संज्ञा से क्वेश्चन गलत नहीं होना। अगर होता हमारा सिर्फ कुर्बानी, ये सिर्फ हमारा कुर्बानी है, तो इसे हम लगाते भाववाचक संज्ञा। कुर्बानी क्या है हमारी सर, कुर्बानी भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही हमने कुर्बानी का बहुवचन बनाया, क्या कर दिया, इसका कुर्बानियां कर दिया, कुर्बानियां। तो जब कभी भी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाता है तो आपको याद रखना है, वो बहुवचन बन जाने के बाद हमारा क्या बन जाती है, जातिवाचक बन जाती है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर होता सिर्फ कुर्बानी तो हम भाववाचक लगाते, कुर्बानियां इसमें अब सब शामिल हो गए, एक जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। जो अन्य चीजें बताई हैं संज्ञा के बारे में, ये भी आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगली क्लास में हम जरूर पढ़ेंगे जो क्वेश्चन होते हैं कि क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, विशेषणार्थक संज्ञा क्या होती है, सबको देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अपना 15। कोई टाइम नहीं लगाएंगे, एकदम बता देंगे क्या दिया गया है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है जो बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में, इतनी तो बेसिक जानकारी है। अब बताओ कौन सा होगा कहावत में हमारा प्रयुक्त प्रत्यय। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी या डी में से बताओ कौन सा होगा, बत या आवत। तो कहना क्या है हमारा, ये मूल शब्द होगा और इसमें क्या है, आवत हमारा प्रत्यय जुड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहावत में क्या होगा, आवत होगा। बहुत आसान है, आपके सामने जल्दी बताना आपको क्या है। जो हमारा दिया गया तिलक शब्द किस प्रकार का है। अब तिलक आपको तत्सम लगता है, तद्भव लगता है, देशज लगता है, संकर लगता है, क्या लगता है आप बताओ। तिलक शब्द, तिलक जो शब्द है हमारा, एक तिलक होगा और एक होगा टीका। तो जो टीका होगा तद्भव होगा और तिलक हमारा तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जो हमारा तिलक है क्या है, ये हमारा तत्सम शब्द है, जबकि टीका होता तो तद्भव हो जाता। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, छायादार। क्वेश्चन पूछा गया है छायादार शब्द किसका उदाहरण है, क्या ये तत्सम है, देशज है, विदेशज है, संकर शब्द है। छायादार हमारा पूछा गया है, छायादार, छायादार। अब आपको क्या याद रखना, देखो छायादार जो शब्द है हमारा, ये संकर शब्द है। क्या है, संकर शब्द है। संकर शब्द की परिभाषा आपको याद रखनी है। संकर शब्द की परिभाषा क्या होती है, तो याद रखना, दो अलग अलग, दो अलग अलग भाषा से बने शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे ये दे दिया छायादार, इसमें छाया जो दिया गया ये हमारा हिंदी का शब्द है जो छाया होती है, और दार हमारा फारसी भाषा का शब्द है, और टोटल मिलके क्या बना है छायादार। तो क्या बना हमारा संकर शब्द। देखो संकर शब्द अलग होता है, और अगर कभी मिल जाए आपको संकर वर्ण, तो संकर वर्ण हमारे अलग होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। जो हमारे होते हैं डे और अड़े, ठीक है, ये दोनों ये हमारे संकर वर्ण होते हैं, जिनके नीचे हमारा ताड़न जात लगा हुआ था, इन्हें संकर वर्ण भी बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 18। एक और क्वेश्चन आया है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक, अब ये तो गलत ना हो, संज्ञा इतनी खराब तो ना हो। क्या दिया गया, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहले दिया गया रामायण, सॉरी राम, फिर रामचरितमानस और गंगा। राम एक व्यक्ति का नाम होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, व्यक्तिवाचक है। रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद जो दिया गया है गंगा नदी का नाम है,
तो नाम आ गए हैं, पुस्तक का नाम रामचरितमानस, व्यक्ति का नाम राम और गंगा का नाम नदी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या हमारा व्यक्तिवाचक है। सही है। जबकि कृष्ण कामायनी, तो कृष्ण कामायनी तो चल जाते लेकिन मिठास नहीं होगा। ठीक है, उसका लखनऊ आम चल जाएंगे, बुढ़ापा नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 19, और क्या दिया गया है इसमें पूछा गया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किस वाक्य में होगा। परिमाणवाचक है और क्रिया विशेषण बताना है। क्या बताना है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद तो बताना 4 होते हैं, और क्रिया विशेषण हमारे अभिकारी होते हैं। और होते क्या है क्रिया विशेषण तो बताना ऐसे शब्द जो किसकी विशेषता बताएं, क्रिया की विशेषता बताएं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण जो होते हैं हमारे कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। और क्या होते हैं? हमारे अभिकारी शब्द होते हैं। बात कर लेते हैं 4 कौन कौन से होते हैं। तो हमेशा के लिए याद रखना, एक होता है रीतिवाचक, रीति के साथ आएगा एक काल, काल होता है हमारा समय। उसके बाद एक स्थान होता है जो एक जगह बताई जाती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। परिमाण, नाप तोल की बात। ठीक है, और यही हमारा क्वेश्चन पूछा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताना है जिसमें वजन, मात्रा और नाप तोल की बात की गई है। जैसे रात को कम खाना चाहिए, कितना कम खाना चाहिए, परिमाण की बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं, जो हमारा दिया गया है 20। क्या दिया गया है वाक्य? वह लाचार है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कौन सा आपका अव्यय होगा? अव्यय के बारे में, जो हमारे अव्यय होते हैं अभिकारी होते हैं ये भी, और अव्यय के कितने भेद होते हैं तो बताना। पूछा जाए अव्यय के भेद, तो अव्यय के हमारे 4 भेद होते हैं, महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। पहला क्या होता है हमारा? क्रिया विशेषण अव्यय होता है, क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद दूसरा होता है हमारा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक। उसके बाद होता है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। और लास्ट होता है हमारा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये हमारे अव्यय दिए गए हैं। अव्यय कितने होते हैं तो बताना। अव्यय 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, उसके बाद संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन दिया गया है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में अव्यय बताना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके लिए गिव अवे है। सही है। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए हमारे तो वीडियो को पसंद करो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।